पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है। यही सही मौका है इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है?
जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी। तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे। मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। सिरपुर के जंगल में पीलू चिड़िया संतरे की खेती किया करती थी। उसके संतरों की खुशबू से पक्षियों को बहुत लालच आता था। उसके संतरे पूरे जंगल में बहुत स्वादिष्ट होते थे और उसे बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसी जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन सुंदरी कालू के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। वे दोनों लालच भरी निगाहों से पीलू के संतरे के बाग को देख रहे थे। कालू सुंदरी से कहता है, माँ मुझे संतरे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे संतरे लाकर दो ना। सुंदरी उससे कहती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे संतरे लाकर दूं। अरे माँ, तो क्या हुआ, तुम पीलू के संतरों के बगीचे से संतरे चुरा लो ना। सुंदरी कहती है, अरे बेटा देख तो रहा है ना, पीलू कैसे 24 घंटे वहाँ की चौकीदारी करती रहती है। अभी संतरे चुराना मुनासिब नहीं है। पीलू जब रात में सोने चले जाएगी तब हम संतरे चुरा सकते हैं। अरे लेकिन माँ, रात तक मैं क्या इंतजार करूं? मुझे तो अभी संतरे खाने हैं। सुंदरी कहती है, मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूँ। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा है, तू ध्यान से सुन। मैं किसी तरह पीलू को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाऊंगी। जब पीलू मेरे पास आ जाए तो मैं उससे कुछ न कुछ बातें करते रहूंगी और उसका समय बर्बाद करूंगी। तब तक तू संतरे चुरा लेना। अरे वाह माँ, तुम तो बहुत चालाक निकली। हा हा हा,
अब दोनों माँ बेटे ताजा ताजा संतरे खाएंगे। सुंदरी कहती है चल अब तू जा, मैं पीलू को आवाज लगाती हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी जोर जोर के पीलू को आवाज लगाती है, अरे पीलू मुझे बचाओ, पीलू मुझे बचाओ, लगता है मेरे किचन में आग लग गई है, पीलू जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पीलू सुंदरी की चीख पुकार सुनकर उसके पास जाती है। पीलू सुंदरी के घर पहुंचती है। सुंदरी के घर से धुआं निकल रहा था। पीलू हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि सुंदरी ने बहुत सारी अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी वजह से उसके घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर पीलू सुंदरी से कहती है, अरे क्या सुंदरी काकी, आपने इतनी सारी अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में आग वाग नहीं लगी है? सुंदरी कहती है, अरे लगता है ये कालू जलाकर चला गया होगा, मैं अभी आई, मुझे लगा घर में आग लग गई है। इस तरह से सुंदरी पीलू को बातों में उलझाए रखती है और उधर कालू ताजा ताजा संतरे तोड़ लेता है। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस चली जाती है। कालू ताजा संतरे लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। फिर दोनों माँ और बेटे संतरों का मजा लेते हैं। इस तरह से अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, पीलू पीलू जल्दी आओ, लगता है मेरे घर में बिच्छू घुस आया है। पीलू फिर से सुंदरी के घर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है तो कहीं पर भी बिच्छू नहीं रहता है। वो सुंदरी से कहती है, काकी आपके घर कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है, चलिए अब मैं अपने बगीचे की रखवाली के लिए वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से कालू फिर से ताजे संतरे तोड़कर अपने घर ले आता है। ऐसे ही कई दिनों तक सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से संतरे चुराकर खाते रहते हैं और मजे उड़ाते रहते हैं। एक शाम पीलू अपने संतरे के बगीचे में संतरे गिनती है। अरे मेरे संतरे लगातार कम कैसे होते जा रहे हैं, जरूर कोई इन्हें चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू का आवाज लगाती है, लेकिन पीलू उसके पास नहीं जाती है। आज चाहे कुछ हो जाए, मैं तो अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। सुंदरी और कालू निराश हो जाते हैं। कालू सुंदरी से कहता है, माँ ये पीलू तो बहुत चालाक निकली, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, अब हम क्या करेंगे, आज लगता है संतरे खाने को नहीं मिलेंगे। सुंदरी कहती है, बेटा रात में जब पीलू सोने जाएगी तब हम संतरे चुरा लेंगे। इस तरह से दोनों माँ बेटे रात का इंतजार करते हैं। इधर पीलू अपने बगीचे में जाल बिछा देती है और सोचती है, मैं अब अपने बगीचे में जाल बिछा दी हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो इसमें फंस जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगी। रात होते ही सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए जाते हैं। वे खूब सारे संतरे तोड़ते रहते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं वे लोग जाल में फंस जाते हैं और जमीन में बहुत जोर से गिरते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर पीलू तुरंत आती है। पीलू उन्हें डंडे से पीटने लगती है, चोर कहीं के, मेरे संतरे चुराते हो, मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी पिटाई से सुंदरी बोलती है, अरे पीलू हमें माफ कर दे, मैं सुंदरी हूँ तेरी पड़ोसन, ये कालू है मेरा बेटा। पीलू उन्हें देखकर चौंक जाती है। सुंदरी कहती है, बेटी हमें माफ कर दे, हमें पुलिस के हवाले मत कर। कालू कहता है, पीलू दीदी अगर आप शोर मचाओगी तो सभी पक्षी यहीं आ जाएंगे और फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। पीलू कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगी कि आप मेरे पूरे नुकसान की डबल भरपाई करेंगे। फिर सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से जितने भी संतरे चुराए थे उनका 2 गुना दाम देते हैं। फिर पीलू उनसे वादा लेती है कि वे लोग आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सुंदरी और कालू मेहनत करते और पैसे कमाते और पैसे देकर ही पीलू से संतरे खरीदते थे। पीलू इस बात से खुश थी कि ये वे लोग सुधर गए थे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी।